अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सऊदी अरब ने आज़मीन हज को खुशखबरी देते हुए ऐलान किया है कि रवां साल हज के लिए आज़मीन की तादाद की हद को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज़मीन की उम्र की हद को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में उतने ही आज़मीन फ़रीज़ हज अदा कर सकेंगे जितनी तादाद में कोरोना की वबा से पहले किया करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा ने कहा कि 2023 के हज सीज़न में कोरोना की पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी और ममलिकत में वबाई मर्ज से कबल के साल में हुज्जाज की तादाद के मसावी आज़मीन हज की मेज़बानी की जाएगी। ख्याल है कि कोरोना वायरस का वबाई मर्ज फैलने से पहले 2019 आखिरी साल था जब तकरीबन 26 लाख फर्जंदान तौहीद ने फरीज़ा हज अदा किया था। सऊदी अरब ने 2020 और 2021 में सिर्फ ममलिकत में मुकीम मकामी शहरियों और गैर मुल्की मकीनों को महदूद तादाद में हज की इजाज़त दी थी, जिसके बाद उसने 2022 में 10 लाख गैर मुल्की आज़मीन को फरीज़ा हज अदा करने की इजाज़त दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक अल अरबिया ने ऐलान किया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात का घर सऊदी अरब रवां साल मौसम हज के लिए उम्रे की हद समेत कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 2022 में 18 से 65 साल तक की उम्र के आज़मीन इकराम को ही हज के लिए हिजाज मुक़द्दस आने की इजाज़त दी गई थी। उन पर मज़ीद शर्त यह आयद की गई थी कि उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन या हिफाजती टीके लगवा लिए हों और वो किसी दायमी मर्ज में मुब्तला ना हो। रवां साल 2023 में मौसम हज 26 जून से शुरू होने की तवक्को है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा में से एक को ज़्यादा महफूज बनाने पर अरबों डॉलर खर्च किए थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वसीतर इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी विजन 2023 में ज़ायरीन उम्रा और हज की सालाना तादाद को 3 करोड़ तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज उत्तराखंड के जोशीमठ बहरान को कौमी आफत करार देने की अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया और समाअत के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। ख्याल रहे कि यह अर्जी स्वामी ओमकेश्वर आनंद सरस्वती की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उसकी फौरी समाअत का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ केस की फौरी समाअत से इनकार करते हुए कहा कि हर अहमियत के हामिल मामले की जल्द समाअत नहीं हो सकती और इन मामलात के लिए जमहूरी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। दायर की गई अर्जी में अर्जी गुजार का कहना है कि जोशीमठ में आज जो कुछ हो रहा है उसकी वजह कांकनी बड़े प्रोजेक्टों की तामीर और इसके लिए ब्लास्टिंग अहम असबाब है। ये बड़ी तबाही की अलामत है। शहर में काफ़ी अरसे से ज़मीन के धंसने का सिलसिला जारी है। लोग इस बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं लेकिन हुकूमत ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। आज एक तारीखी अफसानवी और सकाफती शहर और वहाँ के रहने वाले इसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। अर्जी में कहा गया कि वाक़या बड़े पैमाने पर सनतकारी की वजह से पेश आया और उत्तराखंड के लोगों को फौरी माली इमदाद और मुआवजा दिया जाए। दरख्वास्त में NDMA को हिदायत देने की भी दरख्वास्त की गई कि वो इन मुश्किल वक्तों में जोशीमठ के लोगों की फ़ाल तौर पर मदद करे। सरस्वती ने अर्जी में कहा कि इंसानी जानों और उनके मस्कन की कीमत पर किसी तरक्की की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो रियासत और मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जंगी बुनियादों पर कदम उठाकर उसे रोके। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में पीर की शाम तक 9 वार्डों में 678 मकानात की निशानदेही की गई जिनमें दरारें पड़ी हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2 होटलों को बंद कर दिया गया और 16 मकामात पर अब तक जुमला 81 खानदान बेघर हो चुके हैं। हुकूमत का दावा है कि जोशीमठ में अब तक 19 मकामात पर 213 कमरों और 1191 लोगों के क़याम का इंतजाम किया गया, लेकिन मकामी लोगों के बेघर होने के दर्द के दरमियान हुकूमत की तरफ से दिए गए एतमाद में दरार नजर आती है। महाराष्ट्र के सियासी बहरान के सिलसिले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और उनके हरीफ वजीर आला एकनाथ शिंदे के धड़े की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ दायर कई अर्जियों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी से उन दलाइल की समाअत शुरू करेगा कि आया इस मामले की समाअत 7 जजों की बेंच करेगा या 5 जजों की बेंच। इंदौर में 3 रोजा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज इख्तिताम हो गया।
आज आखिरी दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतर काम करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को एजाज़ बख्शा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबम की जज्बे से काम करता है। आज कई चुनौतियां हैं, हिंदुस्तान दुनिया के साथ मिलकर उन चुनौतियों से निपटने में लगा है। Over the last 2 decades, the Pravasi Bharatiya Divas Convention has served as a unique platform to enable fruitful engagement between government, people of India and the diaspora. We started this tradition of celebrating our bonds with the diaspora on 9th January to mark the day when Mahatma Gandhi, a pioneer among Pravasis, embarked upon the revival of Indian freedom movement against colonial rule on returning to India. Ladies and gentlemen, as you all know, the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav on completion of 75 years of independence. These celebrations are dedicated to those who have played a key role in India's progress up to the present times, and also to those who are instrumental in realizing our vision of Atmanirbhar Bharat. Therefore, there could not have been a better time to commemorate contributions made by the Indian diaspora. The theme of this year's convention, Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal, also reflects our desire to make you a 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के आखिरी दिन आज इंदौर में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने खिताब किया। अपनी तकरीर में निर्मला सीतारामन ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी तरक्की का सबसे पावरफुल इंजन है। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी इकोनॉमी सबसे तेज़ी से बढ़ेगी। वजीर फाइनेंस ने कहा कि जो इन्वेस्टर्स चीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान को बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर देख सकते हैं। चाइना +1 कंट्री के तौर पे हिंदुस्तान को देख सकते हैं। ये ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है। रागी, चावल, बाजरे से हम सेहतमंद भारत की तामीर कर रहे हैं। I can speak similarly about the contribution of Indian pharmaceutical sector. 69% of all the vaccine requirement of the globe is serviced from India. 69%. It is not just COVID-19. Prior to that and after that, beyond that, vaccines are India's contribution to the world. 69% goes from here. Similarly, made in India medicines in the domestic Indian pharma market is now more than 80% compared to 5% in 1969. So India is emerging as a pharmacy of the world. So when I speak about knowledge hub, these are the areas in which India's expertise is contributing not just to Indian economy but also to the universe. Similarly, I want to highlight that we have the world's second largest biotech professionals. Second largest biotech professionals exist in India and they serve the world from here. That is why you find 1,400 World Health Organization recognized pharmaceutical plants in India. 1,400 of them exist here with WHO certification. 253 of them are even European Union certified. So it's not as if we are producing something, we certify ourselves and that's the end of the story. They are recognized by WHO, recognized by European Commission, and all of them do certify. And the one... कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में मुनक्किद होने वाले 26वें कौमी यूथ फेस्टिवल में Y20 की तर्ज पर यूथ समिट का इनेकाद किया जाएगा।
खेल और नौजवानों की उम्र के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मंगल को ऐलान किया। गौरतलब है कि हिंदुस्तान इस साल के आखिर में मुनक्किद होने वाले G20 कॉन्फ्रेंस के साथ साथ नौजवानों के लिए Y20 यानी यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। इस इनेकाद में नौजवानों को मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे जैसे मौज़ूआत पर पॉलिसी तजवीज़ पेश करने का मौका मिलेगा। के कोने कोने से आए हुए स्काउट्स एंड गाइड्स का राजस्थान के इन वीरों की और वीरांगनाओं की धरती पर दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि पिछले 7 दिनों में ये जो भव्य आयोजन निरंजन आर्य जी ने, खंडेलवाल जी ने, जैन साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सारी टीम ने यहां पर करवाया है, जहां तक नजर जाती है इस कैंपस की लाइट ही नजर आती है तो पता चलता है कि कितना भव्य आयोजन यहां पर किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवाओं से मैं इतना ही कहूंगा कि नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और आप जैसे युवाओं को एज ए स्टेक होल्डर, when we talk about the youth, and in India the youth population is 65% of the total population, and you being the largest stakeholder, you have to play the most important role for the present and the future of this country, and you have to play the most important role in the nation building process. So I can expect this from you. Whatever you learn here, you must engage with others, the other scouts and guides who have come from other countries or from other parts of the India. This is the right time to know the other culture, language, traditions, and I am sure you have made many friends, not only from your state or from the state of Rajasthan, but you might have made friends from various other states and other countries. Remember one thing, your network is your net worth. आज जो आप नेटवर्क बनाएंगे भविष्य में आपके ये। तमिलनाडु में गवर्नर RN रवि की मुखालिफत जारी है। गवर्नर ने असेंबली में रियासत का नाम तमिजगम करने की बात कही थी। इसके बाद मंगल के रोज DMK वर्कर्स ने चेन्नई में वल्लुवर कोट्टम और अन्ना सलाई में गेट आउट रवि के पोस्टर्स लगा दिए। शहर के कई हिस्सों में DMK वर्कर्स ने गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी भी की। इधर राजभवन से भेजे गए पोंगल के इनविटेशन लेटर को लेकर भी तनाजा शुरू हो गया। इसमें RN रवि को तमिजगम का गवर्नर लिखा गया। CPM MP U वेंकटेशन ने ट्विटर पर इनविटेशन कार्ड की फोटो पोस्ट करके इसकी मुखालिफत की। वहीं कोयम्बतूर में हुकूमत की सहयोगी TPDK ने गवर्नर के खिलाफ मुजाहरा कर नारेबाजी की। DMK कायद उदयनिधि ने गवर्नर के ऐवान छोड़कर जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने अपनी तकरीर के दौरान कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था जिन्हें वजीर आला स्टालिन की हुकूमत ने तैयार किया था। छोड़े गए हिस्सों में इंतजामिया के ड्राविड मॉडल का भी जिक्र था। इससे पहले पीर के रोज असेंबली में DMK, कांग्रेस और VCK के MLAs ने गवर्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। आज भी मुख्तलिफ मकामात पर गवर्नर के पुतले नजर आतिश किए गए।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दाखिल हो गई। इससे पहले ये हरियाणा में दूसरे मरहले में 5वें रोज अंबाला में थी। अंबाला हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज का जिला है। आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ फिल्म एक्टर और कांग्रेस कायद राज बब्बर भी साथ में दिखे। गूंजती है गली गली परिवर्तन की। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दाखिल हो चुकी है। यात्रा का आगाज करने से कबल राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे और सिखों के मशहूर मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल में हाजिरी लगाई। राहुल गांधी ने वहां मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ मांगी। आज हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हरियाणा में सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले हम नूह में गए तो कहा गया कि अंबाला पानीपत आकर देखो कितनी अच्छी सड़कें हैं, यहाँ आए तो गड्ढों में ही टारकोल और बिटुमिन दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नाम पर कलंक है। पहले मरकजी हुकूमत की मीटिंग होती थी तो सबको कहा जाता था कि हरियाणा की सड़कें देखो और अपने रियासत में ऐसे बनाओ। अब मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में सड़कों की बदतर हालत देखी जा रही है। 3 खास मुलाकातें जो राहुल जी की हुई हैं, जय जवान पूर्व सैनिकों से, जय किसान संगठनों से और जय पहलवान स्पोर्ट्समैन से। हालांकि कल एक छोटा सा इंटरैक्शन जय विज्ञान से भी हुआ था, जो अंबाला के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो MSME है उनकी भी मुलाकात राहुल जी से हुई थी और किसान संगठनों का मुलाकात बहुत विशेष मायने रखता है। उनके ओर से 3 बहुत बड़े मुद्दे राहुल जी के सामने उन्होंने रखा। एक तो MSP का लीगल गारंटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी निजी ट्रेड की भूमिका बढ़ रही है और वो MSP के जो दाम जिसमें खरीदते हैं वो MSP से कम है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय में बनाया गया था सितंबर 2013 में, उसमें हरियाणा सरकार ने
केंद्र सरकार की अनुमति के साथ साथ और राष्ट्रपति की कोई अनुमति मिली है, उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं, वो किसान के हित में नहीं है। तो उन्होंने मांग की कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में, याद रखिए मैंने कहा जब सरकार आएगी, मैंने ये नहीं कहा अगर सरकार आएगी। जब हमारी सरकार आएगी तब 24 का ही है जिक्र, जब 2024 में चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, वो कह नहीं सकते, इसलिए जब अगले चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तब ये भूमि अधिग्रहण कानून में उन्होंने मांग की कि इसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है। हरियाणा में न केवल हमने ठंड का सामना करना पड़ा, पर हमें हर एक जिले में सड़कों से भी काफी खतरा का सामना पड़ा, न केवल मौसम से पर सड़क से। और मुझे खुद पहली बार 115 दिन में बाएं पांव में चोट लगा है, क्योंकि जो मैंने हरियाणा के 7 जिले में सड़कें नहीं देखी, गड्ढे देखे, और गड्ढे के बीच में थोड़ा टार, थोड़ा बिट्यूमेन देखा है। पहले जब मैंने कहा था नूह में और गुरुग्राम में, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं साहब आप। मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन आजूर की फ्लाइट में पीर की रात बम होने की इत्तला मिली थी। देर रात पहुंची एनएसजी की टीम ने 10 घंटे तक फ्लाइट, मुसाफिरीन और क्रू मेंबर्स के सामान की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में ना तो बम मिला और ना ही कुछ मुश्तबा अशिया मिली। बम की खबर झूठी निकली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल की सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच फ्लाइट गोवा के लिए उड़ान भरेगी। फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद फ्लाइट की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इसके चलते रात भर जामनगर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी रही। बम डिस्पोजल स्क्वाड, गुजरात पुलिस और फायर ब्रिगेड इत्तला मिलते ही एयरपोर्ट पहुंचे थे। 244 मुसाफिरीन और क्रू मेंबर्स को फ्लाइट से उतारा गया। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट पीर की दोपहर 12:30 बजे मॉस्को से गोवा के लिए उड़ी थी। रात 9:30 बजे के आसपास फ्लाइट में बम होने की खबर मिली थी। तब तक जब तक फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो चुकी थी, ये जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। इसके बाद फ्लाइट को नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर उतारने का फैसला किया गया। 20 मिनट बाद रात 9:50 पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई। 10 बजे तक सभी मुसाफिरीन को प्लेन से महफूज उतार लिया गया। फ्लाइट को रात 11 बजे गोवा पहुंचना था। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीर के रोज गो फर्स्ट की फ्लाइट 54 पैसेंजर्स को बिना लिए ही रवाना हो गई। ये सभी बस से प्लेन की तरफ आ रहे थे। जब एयरलाइन को अपनी गलती का पता चला तो एयरपोर्ट पर छूटे मुसाफिरीन को 4 घंटे बाद दूसरे प्लेन से दिल्ली भेजा गया। इस मामले में डीजीसीए ने रिपोर्ट मांगी है। यह वाकया पीर की सुबह करीब 5:45 का है, जब मुसाफिरीन को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट G8 116 में सवार होना था। मुसाफिरीन को टरमैक पर खड़े प्लेन तक ले जाने के लिए जुमला 4 बसें भेजी गई थी। पहली 2 बसें निकल गई थी। मुसाफिर सुमित कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम तीसरी बस में थे। पहली, दूसरी और चौथी बस फ्लाइट तक पहुंच गई। चौथी बस में उनके दोस्त भी शामिल थे। उनमें से एक ने उन्हें फोन किया और कहा कि प्लेन उड़ान भरने वाला है। वो चिल्लाने लगे और ग्राउंड क्रू को बताने लगे कि प्लेन हमारे बिना जा रहा है। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने उनके पास बोर्डिंग पास देखे तो इस गड़बड़ी का एयरपोर्ट के अहदेदार ये जानकर हैरान रह गए। मुसाफिर उनसे सवाल करने लगे। इन सभी चीज़ों पर इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद इन 54 मुसाफिरीन को बाद में दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। हेलो
बांग्लादेश के एक प्लेन में मुसाफिरीन के बीच जमकर घूसे चले। इस वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बिना शर्ट पहने एक मुसाफिर दूसरे पैसेंजर से लड़ाई कर रहा है। हाल के दिनों में हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में फ्लाइट में मुसाफिरीन का गलत बर्ताव देखने को मिल रहा है। 27 सेकंड के इस वीडियो को ट्विटर यूजर बितांको विश्वास ने शेयर किया। उनके मुताबिक हाथापाई बांग्लादेश की नेशनल एयरलाइन विमान की फ्लाइट बोइंग 777 में हुई। दोनों मुसाफिरीन के बीच पहले किसी बात पर बहस हुई जो झड़प में तब्दील हो गई। इस वाकये की तारीख और फ्लाइट कहां से कहां जा रही थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वायरल वीडियो में एक शर्टलेस पैसेंजर फ्रंट रो में बैठे शख्स को कॉलर पकड़कर मुक्के मारता दिखाई दे रहा है। মেয়ে কিন্তু না बेंगलुरु के नागवारा में मंगल के रोज अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो पिलर गिरने से खातून और उनके 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई। खातून का शोहर और एक बेटी शदीद रूप से जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खातून का खानदान बाइक से जा रहा था, तभी पिलर उनके ऊपर गिर गया। खातून के जुड़वा बच्चों में से बेटे की जान चली गई जबकि बेटी जख्मी है। इस वाक़े के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। कर्नाटका के कांग्रेस सदस्य डी.के. शिव कुमार ने कहा कि यह हादसा 40% कमीशन वाली हुकूमत के कामकाज का नतीजा है। इसी वजह से किसी काम में क्वालिटी नहीं बची। वहीं वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इस वाक़े की जांच के अहकाम दिए हैं। बेंगलुरु मेट्रो के एमडी ने मुतासिरा खानदान को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। आईसीसीआई की साबिक सीईओ चंदा कोचर बाइकुला जेल से और उनके शोहर दीपक कोचर आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं। इससे पहले पीर के रोज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोचर कपल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं थी। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को इलीगल बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। गुजरात के राजकोट शहर में एक सौतेले बाप ने अपनी 2.5 साल की बेटी की दीवार से टकराकर और फिर गला घोटकर कत्ल कर दिया। इसके बाद खुद ही उसकी लाश सीने से चिपकाकर झाड़ियों में फेंकाया। बच्ची की लाश 2 दिन पहले गोंडल चौक के सामने झाड़ियों में से मिली। मुलजिम वालिद गुजरात से भागने की फिराक में था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने ट्रेन पकड़ने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की लाश बरामद होने के बाद इब्तिदाई जांच में ही उसकी गला घोटकर कत्ल करने की बात सामने आ गई थी। बच्ची की शिनाख्त के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो हफ्ते की दोपहर का एक फुटेज मिला जिसमें मुलजिम बाप बेटी की लाश लेकर जाते हुए नजर आया। हालांकि मुलजिम तब तक फरार हो गया था। लोकेशन मिलने पर राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर और महसनी की क्राइम ब्रांच की टीमें एक्टिव हो गई और आखिरकार पीर की शाम महसेना के रेलवे स्टेशन से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडोनेशिया में पीर की रात ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर उनकी शिद्दत 7.9 मापी गई। तनवीर जजीरों में 2 स्कूलों की इमारत और 15 मकानात को नुकसान पहुंचा। उनमें से एक मकान को भारी और 3 को मामूली नुकसान पहुंचा। सिर्फ एक शख्स इसमें जख्मी हुआ है। मकामी बाशिंदों ने 3 से 5 सेकंड तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए। ज़लज़ले के झटके महसूस होने पर खौफ व हरास फैल गया तो रिहायशी अपने घरों से निकल गए। इंडोनेशिया की मौसमियात और जियोफिजिकल एजेंसी ने सुनामी की वार्निंग जारी की थी, जिसे 3 घंटे बाद हटा दिया गया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।